सेक्शन नंबर 165 में आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 165 आपके इंडियन एविडेंस एक्ट का। एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 165 है और आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन बनेगा 168। सेक्शन नंबर 168 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो ये लगभग प्रोविजन तो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, लेकिन द थिंग्स आर वेरी वास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द पावर ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर इज कंसर्न। चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, जजेस की पावर 165 के अकॉर्डिंगली ही रेगुलेट करती है। तीन हिस्से में सेक्शन डिवाइडेड है। हाउ द थिंग्स विल बी देयर, सेक्शन 165 पैरा 1 पैरा 2 और साथ ही इस पे जो इसी का नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या एक्सेप्शंस है, वो हम समझते हैं। देखो, बिफोर डिस्कसिंग द पावर ऑफ अ जज, ठीक है, इसमें अंदर समझने के लिए दो चीजें मैं पहले आपके सामने रखता हूं कि द पार्टीज शुड प्रोड्यूस बेस्ट एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। बेस्ट एविडेंस ही आपको कोर्ट में देना है और आपको पता है, अब तो पता लग ही गया कि बेस्ट एविडेंस क्या होता है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है तो प्राइमरी एविडेंस बेस्ट है और वो सेक्शन 64 के अकॉर्डिंगली रेगुलेट किया जाता है कि क्या बेस्ट एविडेंस है, दैट इज द प्राइमरी एविडेंस। ओरल एविडेंस आ रहा है तो वो डायरेक्ट होना चाहिए, वो बेस्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब कोर्ट में पार्टीज एविडेंसेस लीड करती हैं, बेस्ट एविडेंस अपनी तरफ से पार्टीज दे रही हैं, तो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम इनक्विस्टोरियल प्रोसीडिंग्स के नाम से जानते हैं। इट इज इनक्विस्टोरियल प्रोसीडिंग्स। देखो, आपने तो एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे, लेकिन अब कोर्ट की ये ड्यूटी है कि एक्चुअल में रेलेवेंट चीजों को एक्सट्रैक्ट करे, आपसे सवाल जवाब पूछ के। इनक्विस्टोरियल का मतलब इनक्विजिटिव है ना, आपसे सवाल जवाब करके कुछ चीजें अगर कोर्ट को जाननी है, टू फाइंड आउट द कंट्रोवर्सी, टू फाइंड आउट द कंट्रोवर्सी, तो कोर्ट हैज द लिबर्टी टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टीज। तो ये क्या इनक्विस्टोरियल प्रोसीडिंग होती है, इसको लेके सेक्शन नंबर 165 की सबसे ज्यादा रेफरेंस हम यूज करते हैं, बिकॉज सेक्शन 165 ही वो सेक्शन है जिसके अंदर जुडिशियल ऑफिसर की पावर होती है दैट दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू यू एट एनी टाइम। दूसरी चीज, क्योंकि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों के लिए ही 165 यूज हो जाता है, तो सीपीसी की जब हम बात करते हैं तो ऑर्डर 18, रूल 17 और भी प्रोविजंस बीच में आएंगे, लेकिन अभी जो रेलिवेंट रहेंगे मैं वो लिख देता हूँ। ऑर्डर 16, रूल 14, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि किस व्यक्ति को कैसे बुलाना है कोर्ट में और बुला के सवाल कैसे करना है, इन दो चीजों को लेके एविडेंस का 165 और सीपीसी के ये जो ऑर्डर 18 और ऑर्डर 16 के मैं रेफरेंस रख रहा हूँ, ये काम करते हैं। सिमिलरली, अगर यही मामला क्रिमिनल केस होगा, सीआरपीसी का प्रोसेस चल रहा है, तो 311, 313, 315, ये तीन सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको समझना। ये सेक्शन हम यहीं पे डिस्कस करते हैं, सीआरपीसी में इनका जो रेफरेंस है वो बहुत कम हम यूज करेंगे। एविडेंस में ये सारे सेक्शंस आपके जो सीआरपीसी और सीपीसी के ये कवर हो जाते हैं। सो लेट अस डू वन थिंग, पर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट जो है ये काम करता है। 165 एक बार निकालें जरा, सेक्शन नंबर 165। लुक व्हाट इज रिटर्न, कह रहा है दैट अ जज में, in order to discover or to obtain the proof of relevant fact, in order to
discover relevant fact, or in order to obtain the proper proof of relevant fact. मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ. Number 1, in order to discover relevant fact, and number 2, in order to obtain the proper proof of relevant fact. ठीक है, दो चीजें. इन ऑर्डर टू डिस्कवर रेलेवेंट फैक्ट. अब फैक्ट रेलेवेंट वही है जो 5 से 55 के बीच में फॉल करेगा. प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो सेक्शन 6 से 55. सेक्शन 5 तो आप लोग पढ़ ही चुके. तो 6 to 55 में कोई भी फैक्ट रेलेवेंट हो और कोर्ट को उसका प्रूफ निकलवाना है, प्रॉपर प्रूफ ऑब्टेन करना है कोर्ट ने, तो 165 के अंदर कोर्ट कुछ कर सकता है. दूसरा कह रहा है इन ऑर्डर टू डिस्कवर अ रेलेवेंट फैक्ट. तो कोर्ट कुछ रेलेवेंट फैक्ट निकालना चाह रहा है, डिस्कवर करना चाह रहा है, तो उसके लिए 165 कह रहा है कि जज कैन डू सो. लेकिन कैसे करेगा? तो लिखा है द जज में आस्क एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस. कहता आपकी मर्जी है सर. एक जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती कि आप कैसा सवाल पूछोगे और कैसा नहीं पूछोगे. रिस्ट्रिक्शन अगर लगाई जाएंगी तो वो विद इन द डोमेन ऑफ 165 ही आपको मिल जाती है. लेकिन यहाँ क्या लिखा है? एनी क्वेश्चन ही प्लीजेस. ठीक है, तो मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूं. दैट एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. एनी क्वेश्चन. और जब एनी क्वेश्चन वर्ड यूज कर लिया गया तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं. मतलब कि आपको अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो. आपको कोई लीडिंग क्वेश्चन पूछना है तो आप लीडिंग सवाल भी पूछ सकते हो. कभी कभी हम ये कहते हैं कि नहीं, लीडिंग क्वेश्चन तो खाली सा क्रॉस में पूछा जाता है. नहीं, जब इन्होंने ये कह दिया दैट whatever he pleases he can ask, तो इट इज इंक्लूडिंग लीडिंग क्वेश्चन ऑल्सो. एनी क्वेश्चन ही प्लीज. कह रहा है इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से. लीडिंग सवाल क्या होता है? तो सवाल के अंदर ही जब आंसर मिल जाए और आप चाहते हो कि जो इस सवाल के अंदर मैं आंसर दे रहा हूं सामने वाला वही आंसर मुझे रिवर्ट करे, तो उसको हम लीडिंग आंसर या लीडिंग क्वेश्चन के नाम से डिनोट करते हैं. जैसे उदाहरण का विषय दूं तो अगर ए नाम का व्यक्ति बी को पूछता है कि क्या फलाने दिन तुमने कुर्ता पजामा डाला था, तो सवाल के अंदर ही आंसर है और वो व्यक्ति का कहता है कि जी सर डाला था. सो अल्टीमेटली इट इज अ लीडिंग क्वेश्चन कि आंसर इज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन. समझ रहे हैं ना? आंसर इज सजेस्टेड इन द क्वेश्चन. तो ये लीडिंग क्वेश्चन है. जनरली लीडिंग सवाल आपके क्रॉस में पूछे जाते हैं. उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे देन वी विल रिलेट. दूसरा है कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, कि आपने जैसे पूछा कि तुमने उस दिन क्या कपड़े डाले थे, तुम उस दिन कहाँ जा रहे थे, तो इसमें आंसर तो नहीं लिखा ना, क्वेश्चन के साथ आंसर तो नहीं आ रहा है. तो इट इज अ डायरेक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो इसलिए लिखा है एनी क्वेश्चन ही प्लीज इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम. किसी भी समय. एट एनी टाइम का मतलब किसी भी समय, चाहे इंक्वायरी चल रही हो चाहे ट्रायल चल रही हो. एट एनी टाइम. ठीक है. दूसरा आगे लिखा है किसको? एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेस और ऑफ द पार्टीज. चाहे विटनेसेस को पूछ लो चाहे पार्टीज को पूछ लो. टू एनी विटनेस और एनी पार्टी. अब ये क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों के लिए है, तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट प्रोसिक्यूशन एक्यूज दोनों के लिए हम यूज कर रहे हैं. टू एनी विटनेस और एनी पार्टी. नेक्स्ट कह रहा है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे इररेलेवेंट हो. देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज. आपका सवाल रेलेवेंट भी हो सकता है, आपका सवाल इररेलेवेंट भी हो सकता है, लेकिन जुडिशियल ऑफिसर क्या जानना चाह रहा है? रेलेवेंट फैक्ट की डिस्कवरी के लिए आपसे कोई भी सवाल पूछ रहा है, चाहे वो रेलेवेंट क्वेश्चन हो चाहे इररेलेवेंट क्वेश्चन. तो लिख लो दैट क्वेश्चन कैन बी
रिलेवेंट और इररिलेवेंट। लेकिन कभी कभी सवाल आ जाता है कि क्या जुडिशियल ऑफिसर इररिलेवेंट सवाल पूछ लेते हैं, तो हाँ जी पूछ लेते हैं। लेकिन ये सवाल पूछने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 1 और 2 में हमने लिखा कि आप अगर कोई रेलेवेंट सवाल पूछते हो, कोई इररिलेवेंट सवाल पूछते हो, लेकिन यू आर ट्राइंग टू डिस्कवर अ रेलेवेंट था। इररिलेवेंट सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि इररिलेवेंट काम आगे करते हैं, नहीं। सवाल इररिलेवेंट है लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव है किसी रेलेवेंट फैक्ट का प्रूफ हमें चाहिए, तो पूछ लो। कैसे पूछेंगे वो भी अभी आगे मैं बताऊं। अब देखो, क्योंकि यहां से कोर्ट क्वेश्चनिंग हो रही है ना, कोर्ट सवाल पूछ रहा है, तो किसी व्यक्ति को कोई राइट नहीं है कि जिस व्यक्ति से सवाल पूछा गया उसको क्रॉस एग्जामिन कर लो आप। लिखा है ना, अबाउट एनी फैक्ट रेलिवेंट और इररिलेवेंट, और यहां से पढ़ रहा हूं, यहां से, एंड नीदर द पार्टीज नॉर देयर एजेंट्स, ना प्लेंटिफ डिफेंडेंट प्रोसिक्यूशन एक्यूज, ना उनके वकील, कि कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, नो पार्टी नीदर एनी एजेंट shall be entitled to make any question, any objection to any question or order। मतलब आपने कोई भी सवाल अगर पूछा तो पार्टीज या विटनेसेस इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। नो पार्टी और विटनेस कैन रेज ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू सच क्वेश्चन। देखो जनरली क्या होता है ना कि जब आप केसेस में ट्रायल चलाते हो, एक पार्टी सवाल पूछ रही है, दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन लगा देती है कि सर ये सवाल गलत है, ये नहीं पूछना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इररिलेवेंट है, ये तथ्यों से रिलेट नहीं करता है, फलाना एक्सेट्रा। लेकिन जब कोर्ट सब क्वेश्चनिंग कर रहा है तो किसी की कोई जरूरत नहीं होती कि वो ऑब्जेक्शन रेज करे। नो पार्टी और एनी विटनेस कैन रेज ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू सच क्वेश्चन। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि पहले इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे ये मान लो जज साहब है, ही इज अ जुडिशियल ऑफिसर, हियर आर द पार्टीज, मैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ। कोर्ट ने, मतलब जुडिशियल ऑफिसर ने प्लेंटिफ को कोई क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन को कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, ना प्लेंटिफ करेगा ना ऑपोजिट पार्टी करेगी कि ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते। दूसरी चीज कि अब प्लेंटिफ ने सवाल का कुछ आंसर दिया होगा, तो ऑपोजिट पार्टी अगर कहे कि सर मैं इसको क्रॉस करना चाहता हूं, तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि ये कोर्ट क्वेश्चनिंग है ना, पार्टी थोड़ी सवाल पूछ रही है, कोर्ट सवाल पूछ रहा है। और अगर कोर्ट सवाल पूछता हो तो लिखा है, नॉर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट टू क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेस अपॉन एनी आंसर गिवन इन रिप्लाई टू सच क्वेश्चन। कि कोर्ट ने सवाल पूछा, आपने एक जवाब दिया रिप्लाई में, तो किसी पार्टी के पास कोई इनहेरेंट राइट नहीं है ऐसी सिचुएशंस में क्रॉस करने का। तो एक अगला पॉइंट बना लो, दैट पॉइंट नंबर 8 है ना, दैट नो राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज देयर, नो राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन is there except the court has granted leave for that। ठीक है, कि अगर कोर्ट ने परमिशन दिया तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता क्रॉस एग्जामिनेशन। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये तो हो गया कि भैया सवाल जवाब कोर्ट कर सकती है, और कोर्ट एक और काम कर सकती है जो बीच में हमने रिलेट नहीं किया अभी, वो ये है कि कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे सकती है किसी डॉक्यूमेंट या चीज को कोर्ट में बुला सकती है। द कोर्ट में ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ थिंग, इसको भी लिख लो, द कोर्ट में ऑर्डर द प्रोडक्शन और कोर्ट में ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अ थिंग।
कि कोर्ट को कोई कागज देखना है, कोई दस्तावेज देखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की टर्म आपने पहले ही पढ़ी है मेरे साथ, और कोई भी चीज अगर कोर्ट को एग्जामिन करनी है, चीज मतलब कि जैसे मान लो कोई मर्डर हुआ, मर्डर वेपन कहीं पे जैसे रिजर्व करके रखा हुआ है मालखाने में, तो कोर्ट बोल सकता है कि मुझे मर्डर वेपन देखना है। कोई एनडीपीएस के अंदर केस हुआ तो कोर्ट कह सकता है कि मुझे वो कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस देखनी है। कोई भी चीज विच इज रिलेटेड टू द मैटर, कोर्ट उसको देख सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट को एग्जामिन करना है, कोर्ट कह सकता है कि मेरे सामने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। देखो कितनी वास्ट पावर है कि जुडिशियल ऑफिसर कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू यू, he can order for the production of anything, he can order for the production of any document, and no one can raise objection to that। कोई सवाल नहीं उठाएगा कि नहीं जी हम नहीं दिखाएंगे, हम नहीं आपको आपके सवाल का उत्तर देंगे, ऐसा कहने की आपकी लिबर्टी नहीं। नंबर 2, कि कोर्ट ने अगर आपको कोई सवाल पूछा, विटनेसेस को सवाल पूछा, विटनेसेस ने आंसर दिए, तो ये कोर्ट क्वेश्चनिंग है ना। कोर्ट क्वेश्चनिंग का मतलब कि कोर्ट सवाल पूछ रहा है और व्यक्ति कोर्ट को आंसर दे रहा है। तो ऑपोजिट पार्टी उस विटनेस को क्रॉस नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड टू द विटनेस बाय द जज। ठीक है, तो ये जो 9 पैरामीटर्स हमने रखे, 9 पैरामीटर्स, ये सब सेक्शन 165 के मेन सेक्शन का हिस्सा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, सर ठीक। नाउ आई एम गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल ओवर दिस कि कोर्ट में ये काम होता कैसे। लेट अस टेक अप अ प्रैक्टिकली सिनेरियो ओवर हियर। ध्यान से समझ। एग्जांपल है कि ए, मिस्टर ए है ना, ही इज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, पीडब्ल्यू है। अब ट्रायल शुरू हुआ, लाइक आई एम सेइंग ओवर हियर, ट्रायल स्टार्ट्स, और ये पीडब्ल्यू 1 कोर्ट के अंदर आके जो इसके पीपी साहब हैं, पीपी साहब एग्जामिनेशन इन चीफ करवाना शुरू कर रहे हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, इस व्यक्ति ने ये कुछ एक स्टेटमेंट लिखवाई। जनरली एग्जामिनेशन इन चीफ वैसे तो नैरेटिव फॉर्म में होता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर सवाल जवाब में हुआ है तो ज्यादा बेहतर है, तो मैं लिख देता हूं कि प्रोसिक्यूटर साहब ने 1 2 3 4 4 सवाल इस व्यक्ति को पूछे, पीडब्ल्यू। कौन पूछ रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और ये क्या हो रहा है कोर्ट में? एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है। 4 सवाल पूछे गए। इसके बाद कोर्ट ने, पीपी साहब ने कहा कि सर हमारी तरफ से तो हो गया, तो कोर्ट ने अपनी तरफ से 2 सवाल और पूछे। मतलब सवाल नंबर 5 और 6 कौन पूछ रहा है? ये कोर्ट क्वेश्चन। तो जब भी ट्रायल चल रहा होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा होता है, तो स्टेनो जी बैठे होते हैं ना वहां पे, तो स्टेनो लिखते रहते हैं कि क्या सवाल है, क्या आंसर आ रहा है। और जब कोर्ट ने सवाल पूछा तो उस सवाल लिखने से पहले ऊपर लिख दिया जाएगा कोर्ट क्वेश्चन। मतलब ये सवाल किसने पूछा? कोर्ट ने पूछा। 2 सवाल इसने कोर्ट ने पूछे, इसने उसका उत्तर दिया, एग्जामिनेशन इन चीफ पूरा हो गया। ना ऑपोजिट पार्टी जो है, एक्यूज जो है, या जो भी डिफेंस आप लिख लो, तो ये इस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन। तो आप मुझे बताओ कि कौन से सवालों पे आप क्रॉस अपनी मर्जी से कर सकते हो और किन सवालों पे क्रॉस नहीं हो सकता। इस रिपीट करिए जरा क्वेश्चन। सवाल मेरा ये है दैट एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, 4 सवाल पीपी साहब ने पूछे, 4 सवालों के उत्तर लिखवाए गए। 2 सवाल कोर्ट क्वेश्चन में है, 5 और 6 नंबर के। कोर्ट क्वेश्चनिंग जो हुई है वो कोर्ट ने करी है। ऑपोजिट पार्टी को डिफेंस का राइट दिया है, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का डिफेंस का राइट है। डिफेंस क्रॉस करना चाहता है तो कौन से सवालों में वो बिना कोर्ट की परमिशन के क्रॉस कर सकता है, और कौन से सवालों में क्रॉस करने के लिए उनको कोर्ट के परमिशन की जरूरत पड़ेगी।
Sir, Sir, only first 4 questions is asked ठीक है, by public prosecutor. ठीक है। तो इन 4 सवालों को पे विटनेस को क्रॉस अगर करना है तो ऑपोजिट पार्टी कर लेगी, लेकिन ये जो 2 सवाल हैं इन पे आपका कोई इनहेरेंट राइट नहीं है क्रॉस करने का। अगर आप इन 2 सवालों पे जो कोर्ट क्वेश्चन है इन पे क्रॉस करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? sir, we have to leave of the court. You have to obtain the leave of it. तो इसको लिख लो that in the given situation, ये बना लेना अपनी तरफ से, in the given situation the defense has the right, in the given situation defense has the right to cross examine the first 4 questions asked by the public prosecutor, to cross examine on the first 4 questions asked by the public prosecutor. However, in the other 2 questions, it is the discretion of the court. It is the discretion of the court to give permission. It is the discretion of the court to give permission for cross examination. It is the discretion of the court to give permission to the cross examination. ठीक है, पहला पॉइंट तो मेरे ख्याल से आप समझ गए है ना कि क्रॉस एग्जामिनेशन करना कोर्ट क्वेश्चनिंग पे आपका इनहेरेंट राइट नहीं है, आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए, अदरवाइज आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये लिख लिया आपने 9 पॉइंटर्स जो हमने बनाए यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है। नाउ लुक, कोर्ट आपसे जैसे इसमें लिखा है ना, दैट कोर्ट कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन रेलेवेंट इररेलेवेंट, लेकिन कोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? to obtain the proper proof of the relevant fact. Yes or no? This is the objective for which the court is asking you certain questions. कोर्ट का ऑब्जेक्टिव है रेलेवेंट फैक्ट को एक्सट्रैक्ट करना, वो बाहर निकालना, क्योंकि कभी कभी चीजें पार्टीज छुपाती हैं, विटनेसेस सारी चीजें कोर्ट को नहीं बताते। तो कोर्ट अगर कुछ इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करके रेलेवेंट सवाल इररेलेवेंट सवाल पार्टी से पूछ रही है और कोर्ट का ऑब्जेक्टिव है कि रेलेवेंट चीजें कोर्ट के सामने निकलना, तो कोर्ट कैन डू सो। किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि सर ये कैसा सवाल आपने पूछ लिया। मान लो जज साहब ने पूछा कि भैया तुमने रिश्वत तो नहीं ले ली, तो ये इररिलेवेंट सवाल मान लो हमें लगता है, लेकिन शायद कोर्ट कोई रेलेवेंट फैक्ट निकालना चाह रहा है। क्यों ये चीज जरूरी है? क्योंकि पहला प्रोवाइजो आपको क्लेरिफाई कर देता है। प्रोवाइजो कह रहा है, हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जब भी कोर्ट जजमेंट बनाएगा तो जजमेंट सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर आधारित होती है, और वो भी वो फैक्ट जो ड्यूली प्रूव हो चुके, है ना, वो भी वो फैक्ट जो ड्यूली प्रूव हो चुके। और ड्यूली प्रूव्ड मींस दोज एविडेंसेस व्हिच आर गिवन टू प्रूव द रेलेवेंट फैक्ट। मैं लिख देता हूं, एविडेंसेस गिवन टू प्रूव द रेलेवेंट फैक्ट आर रिलायबल। रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद है ना, वहीं पे मैंने ये प्रोवाइजो नंबर 2 रिलेट किया था। लिखा है प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी, या मस्ट लिख दिया ना, और ऊपर क्या है, द कोर्ट में द जज में आस्क रेलेवेंट और इररिलेवेंट क्वेश्चन, लेकिन जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट। मतलब कि वो फैक्ट जो इस लॉ के अंदर रेलेवेंट है। तो रेलेवेंट कौन से फैक्ट है? 6 से 55 के अंदर जो फैक्ट आएगा वही रेलेवेंट है। The judgment must be based upon facts which are declared by this act to be relevant. तो ये कानून कौन से फैक्ट को रेलेवेंट बताता है? 6 से 55 में रेलेवेंट फैक्ट है एंड ड्यूली प्रूव। और वो चीजें कोर्ट के सामने जब प्रूव करवाई गई थ्रू एविडेंसेस, कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद दैट।